हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 7। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क से। होमवर्क नंबर 8 में क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, और ये है आपके पास ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर ऐसा लगता है कि सी है, बट आंसर इज डी। अब बोलोगे कैसे? देखो इसमें क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है ऑप्शन नंबर ए, और बी में हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब याद करो इंथैल्पी का डिफिनीशन, चेंज इन इंथैल्पी। ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था? ये था चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच, याद है ना। और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। ठीक है, तो ये दोनों भी स्टेट फंक्शन ही है, याद है ना। ये था डेल्टा एच और ये था डेल्टा यू। डेल्टा यू बोलो या डेल्टा ई बोलो, एक ही बात है। तो ये है डेल्टा यू और ये है डेल्टा एच, और ये तो इंथैल्पी खुद ही है। तो ये तीनों है स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। चलो नेक्स्ट बताओ 9 का। अब इसमें देखो, इसमें सी और डी तो किसी को नहीं आया होगा, तो आंसर जो है ए और बी में से ही होगा। क्या होगा? ए। किसी को ए आ रहा है, किसी को बी आ रहा है, बी। अब इसी दोनों में से होगा, ये तो फिक्स है। तो सवाल ये है कि इस दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है, इस दोनों में से कौन सा होगा। अब देखो इसको, ये एडियाबेटिक का कंडीशन क्या था, याद है? एडियाबेटिक का कंडीशन था पीवी गामा कांस्टेंट, यही ना। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पीवी गामा कांस्टेंट था एडियाबेटिक के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है आइडियल गैस का किस में इंक्रीज करेगा। तो देखो ये दोनों क्यों नहीं होगा, ये तो समझ में आया ना। ये दोनों क्यों नहीं होगा? आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल में एक्सपेंशन रहे या कंप्रेशन रहे, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे कर सकता है? क्वेश्चन में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज इन एन। तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इस दोनों में तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये तो इस दोनों में डेल्टा टी 0 है। तो इसी दोनों में से एक न एक आंसर होगा। तो हम इसी दोनों में से, मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो पीवी गामा कांस्टेंट। अब देखो टेम्परेचर टर्म हमको लाना है यहाँ। ठीक है, टेम्परेचर टर्म लाना है क्योंकि टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है ना। तो टेम्परेचर टर्म कैसे लाओगे? अब देखो यहाँ पर कंप्रेशन और एक्सपेंशन है, तो वॉल्यूम टर्म को भी रखना है, यही ना, वॉल्यूम टर्म को भी रखना है। लेकिन प्रेशर कहीं पर है क्या? प्रेशर टर्म नहीं है। तो क्या करो, प्रेशर को ये पी के बदला में क्या करेंगे हम, टेम्परेचर टर्म लाएंगे। ठीक है, कैसे आएगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी पता है, तो ये क्या होगा, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी इक्वल टू क्या आएगा, पी भी इक्वल टू एनआरटी। तो पी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी में भी, यही ना होगा। तो ये रख दो यहाँ पी की जगह। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा एनआरटी बाई वी इंटू वी गामा इक्वल टू के, यही ना। अब देखो ये है, ये जो है आइडियल गैस का मास तो फिक्स होगा, गैस फिक्स है तो मास फिक्स होगा, तो मोल भी फिक्स होगा। तो एन और आर तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब टेम्परेचर आ गया नया वेरिएबल, प्रेशर लेकिन नहीं रहा ना। तो क्या होगा, यहां से हम क्या लिखेंगे, ये टी और ये वी गामा और अपॉन ये वॉल्यूम, यही ना, इक्वल टू क्या, इसको इधर लाओ, के बाय एन आर। ठीक है, अब ये जो है ये कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट था ही, और ये एन आर कांस्टेंट है क्योंकि मोल कांस्टेंट है। तो ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो नया कांस्टेंट के लिए हम के डैश मान लो यूज कर रहे हैं। तो अब देखो यहां से फाइनली क्या आया, यहां से फाइनली कंक्लूजन क्या आया, ये क्या होगा, ये होगा टी और ये वी और ये क्या होगा, गामा माइनस 1, ये पावर 1 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये होगा क्या, कांस्टेंट, यही ना। तो ये होगा कांस्टेंट। तो ये आ गया एक नया कंडीशन। ठीक है, जैसे पीवी गामा इक्वल टू क्या था, के मीन्स कांस्टेंट, तो वैसे ही टीवी गामा माइनस 1 ये भी होगा कांस्टेंट। तो इसको भी याद ही रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन है, मतलब या तो तुम ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो इसको भी याद ही रखो। अब देखो,
अब यहाँ पर आओ, ये है क्या, ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो इसको कैसे कंपेयर करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, यही ना। नहीं तो क्या करो, इसको इधर लाओ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, अगर ये टर्म इधर आएगा तो टेम्परेचर इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इक्वल टू, ये कांस्टेंट है मान लो कुछ भी, ये इसके लिए के या के डैश जो भी, तो के डैश अपॉन क्या, ये v टू दी पावर क्या, गैमा माइनस 1, यही ना होगा। अब बताओ ये गैमा का वैल्यू क्या होता था, याद करो, Cp बाई सी वी, यही ना। तो ये होता है Cp बाई सी वी, और Cp और Cv में हमने रिलेशन फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। Cp इक्वल टू क्या था, Cp माइनस Cv क्या था, R था। तो ये तो फिक्स हो गया कि Cp ज्यादा होगा, R का वैल्यू पॉजिटिव होगा ना। तो R का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, Cp क्या होगा, Cv प्लस R। तो Cp ज्यादा होगा, और गैमा क्या था, गैमा था Cp बाय Cv, यही था ना। तो ये था Cp बाय Cv, तो इसका मतलब गैमा का वैल्यू क्या होगा, ये 1 से ज्यादा होगा क्योंकि Cp बड़ा है ना Cv से। तो ये 1 से ज्यादा होगा, तो ये 1 से ज्यादा होगा गैमा, और उसमें से 1 माइनस करेंगे, ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब बताओ टेम्परेचर को इंक्रीज कराना है, और ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, और इसको टेम्परेचर को तुमको इंक्रीज कराना है। तो अब दिमाग लगाओ कि वॉल्यूम को क्या करोगे, इससे डिवाइड हो रहा है ना, और ये पावर में क्या है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो ये डिक्रीज होगा तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर कौन सा आ रहा है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन। वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो आंसर विल बी ए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ए, कंप्रेशन, यही ना। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट, ये इसका आंसर बताओ। यहां पर नहीं तो लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीजेज इफ वॉल्यूम डिक्रीजेज, यही ना। इससे ये कंक्लूजन आया टेम्परेचर इंक्रीज होगा कब, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो इसमें क्या पूछ रहा है, ये 10 में, कैलकुलेट वर्क डन फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम 3 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये एक्सपेंड हो रहा है, गैस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये तो बहुत ही आसान है। वर्क डन क्या होगा, ए के लिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, यही ना होता है। और ये कहां से कहां तक, 3 से 5, यही ना। ये वॉल्यूम जो है कहां से कहां तक, 3 से 5 तक ना। तो यहाँ पर 3 से 5 लिखेंगे। अब देखो ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर प्रेशर एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल है, लेकिन ये जो है कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, इस गैस को कैसा मानेंगे, आइडियल। और आइडियल मानेंगे, और फिर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, हमने पहले ही बोला था कि अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, आइडियल और क्या, आइडियल मतलब रिवर्सिबल का केस, ठीक है। तो रिवर्सिबल के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये जो प्रेशर है, ये अब देखो ये प्रेशर एक्सटर्नल दिया गया है इस केस में, लेकिन अगर प्रेशर अगर ये इंटरनल भी हम इसके बदला में लिखे, ठीक है, तो ये प्रेशर एक्सटर्नल दिया गया है तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है इस केस में, ये आइडियल गैस और ये रिवर्सिबल के केस में, ठीक है। तो आइडियल गैस है मतलब वो रिवर्सिबल ही है ना। चलो तो ये क्या होगा, इसको बाहर लाओ तो क्या होगा, 10 टू द पावर 5 आएगा। तो ये आ गया क्या, माइनस 10 टू द पावर 5, और इसके लिए डीवी के लिए क्या करेंगे, ये तो सीधा है, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये v2 माइनस वी, तो क्या होगा, मतलब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा ना, और यहाँ v1 है और यहाँ v2 है, मीन्स यहाँ 3 है और 5 है, तो ये सीधा आ गया 5 माइनस 3। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये कितना आएगा, ये आएगा, ये 10 टू द पावर 5 था या 2 था, ये क्वेश्चन को थोड़ा देखो, ये शायद 10 टू द पावर 2 था, एक मिनट इसको सही कर लो, ये है 2 मीन्स 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी आएगा 2, राइट। तो आंसर क्या होगा,
ये जो है ये कितना आएगा, -200 आएगा। देख लो ये 100 और ये 2 और ये माइनस, तो -200। अब यूनिट क्या होगा, यहाँ पर क्या है पास्कल और ये है मीटर क्यूब, तो क्या होगा पास्कल इंटू मीटर क्यूब, दोनों है ऐसा यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली जूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वर्क डन फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम 3 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फॉलोइंग T इक्वल टू 2V²। अब देखो तो यहाँ पर जो है वर्क डन का फॉर्मूला तो वही होगा, -P एक्सटर्नल इंटू डी वी, इसका इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, दिया है क्या, प्रेशर दिया ही नहीं है, फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है लेकिन वो भी वेरिएबल है वॉल्यूम के टर्म में, यही ना। तो क्या करेंगे, प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, वर्क डन होगा क्या, -P एक्सटर्नल dV, यही ना, P एक्सटर्नल dV। अब ये P को, हाँ यहाँ देखो ये है एक्सटर्नल राइट, और ये किसके लिए पूछ रहा है, ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए ना। तो आइडियल गैस के लिए हम क्या करेंगे, आइडियल गैस के केस में हम जो है कौन सा केस लेते थे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। वैसे भी अगर कुछ नहीं दिया है तो मान लो ये नहीं भी देता तो हम आइडियल गैस जैसा ही इसको ट्रीट करते, ठीक है। तो फिर रिवर्सिबल का केस लेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल के केस में अंदर और बाहर प्रेशर जो है, अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट क्या था, सेम था। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर है एक्सटर्नल, ये गैस के प्रेशर के ही बराबर होगा ऑलमोस्ट। तो इसकी जगह हम गैस का प्रेशर लिख सकते हैं राइट। तो इसको जो है माइनस ये PdV, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है अब गैस का, अब इसके बदला में क्या लिख सकते हैं हम टेम्परेचर के टर्म में। यहाँ देखो ना, यहाँ पर क्या लिखे थे, P = nRT। अब आइडियल गैस इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो P के बदला में क्या लिखेंगे, nRT/V, यही ना। तो यहाँ पर ये होगा nRT/V, ठीक है, इंटू dV। क्लियर। अब देखो ये 1 मोल के लिए पूछ रहा है ना, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे। अब देखो टेम्परेचर टर्म आ गया, प्रेशर टर्म तो नहीं है, प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो प्रेशर टर्म भी तो नहीं है अभी, तो अब तो इजी हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेशर, इसकी जगह पर nRT/V हमने लिखा है। हाँ, अब कोई कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कब ऐसा करना है। तो देखो तुमको इसका आंसर लाना है ना, तो dV जो है इसको इंटीग्रेट करोगे तो ठीक है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, ये 3 से 5 तक है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रेशर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। तो प्रेशर को टर्म को जो है, ये प्रेशर टर्म को यहाँ से रिमूव करोगे ना, तो कैसे रिमूव करोगे, यहाँ से क्या डायरेक्टली गायब कर देंगे। तो प्रेशर टर्म को यहाँ से रिमूव करोगे मीन्स इसके बदला में जो है आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके इसके बदला में जो भी आएगा उसको लिखोगे, ठीक है, जिससे कि हमको ये जो है ये जो दिया हुआ है गिवन उसको उसका यूज हो सके, ठीक है। क्वेश्चन में इतना डेटा जरूर दिया रहेगा कि जिससे कि आंसर आ जाए। अगर वो डेटा देगा ही नहीं सफिशियंट तो जो क्वेश्चन पूछा है उससे भी नहीं सोल्व होगा, समझ में आया। तो अब इसके बदला में हमने लिखा है nRT/V, वो यहाँ पर P = nRT, ठीक है। तो ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए, और क्वेश्चन सोल्व करते करते ये जो है ये सब जो है धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, ये जो है ये क्या आएगा, 1 मोल के लिए है ना, तो ये तो मोल तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर करो तो क्या लिखेंगे, n की जगह 1, तो ये आएगा -nR, और मतलब बाद में हम लिखते हैं अभी 1, अभी इसको बाहर किए हैं। और टेम्परेचर की जगह, टेम्परेचर तो वेरिएबल है, यही ना, यहाँ पर देखो टेम्परेचर वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो टेम्परेचर के बदला में क्या लिखेंगे हम, 2V², तो वेरिएबल अब एक ही होगा, तो अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, अभी दो वेरिएबल है तो अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो nR को बाहर करो और ये क्या होगा, टेम्परेचर की जगह 2V² और अपॉन V, यही ना, तो 2V² अपॉन V dV। तो क्या आएगा, वॉल्यूम कैंसिल होगा, ये मतलब स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 को बाहर करो तो -2nR, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा V dV, यही ना। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 ना, और मोल जो है n = कितना 1, तो ये होगा -2R, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये है V का इंटीग्रेशन क्या होगा, V²/2, यही ना, तो ये होगा V²/2, और कहाँ से कहाँ तक, 3 से 5 ना, तो 3 से 5,
तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 को भी नहीं तो बाहर करो, तो ये क्या होगा -2r इंटू 1/2। तो फाइनली जो है ये v² आया, और कहां से कहां तक, 3 से 5, यही ना। तो 3 से 5 तक आया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आया, ये 2 कैंसिल हुआ, ठीक है, ये 2 गया, तो और ये कितना आएगा, ये आएगा, ये -r और ये 5² माइनस कितना 3², यही ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25 और ये -9, तो -16r। क्लियर, समझ में आया। चलो लिखो जल्दी। चलो आगे लिखो नोट में, रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन। अब देखो यहाँ पर इसमें जो है, इसमें क्या रिलेशन है वो हमने नहीं यहाँ पर लिखा है, तो वो तुमको बताना है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, यही ना। तो रिवर्सिबल क्या था, इनफाइनाइट स्टेप में, यही ना। और वो जो था बहुत ही ये स्लो प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप जाना था ना, इनफाइनाइट स्टेप में था। और ये क्या था, इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस था, वो 1 स्टेप में या 2 या 3 जो भी स्टेप में हो रहा था, ठीक है। तो एक फिक्स्ड स्टेप में हो रहा था इरिवर्सिबल। तो दोनों में जो है, और वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन है, यही ना। तो दोनों केस में बताओ कि क्या होगा रिलेशन, इक्वल होगा या कोई दोनों में से ज्यादा होगा। तो रिवर्सिबल ज्यादा होगा। तो देखो क्यों, रीजन क्या है। अब देखो इसमें इसका जो है ग्राफ अगर याद है तुमको, ठीक है, ग्राफ से तुमको इजीली ये फाइंड हो जाएगा। ये ग्राफ उसमें क्या था, रिवर्सिबल जो है, रिवर्सिबल के केस में क्या था, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग रिवर्सिबल मान के चलते थे, याद है ना, आइडियल गैस के लिए। तो रिवर्सिबल के केस में क्या था, जैसा हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े हैं, ये प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, ये ना, टेम्परेचर कांस्टेंट पर। तो ये था, ये ग्राफ था किसका, ये था रिवर्सिबल का, यही ना। और इरिवर्सिबल का क्या था, एक ही स्टेप में प्रेशर को हम डिक्रीज कर दे रहे थे, यही ना, एक्सटर्नल प्रेशर को। तो ये ग्राफ था ऐसा और ऐसा। तो देखो दोनों के लिए जो वर्क डन आएगा, ये जो है, ये ऊपर वाला क्या है, रिवर्सिबल है, और नीचे वाला क्या है, इरिवर्सिबल। तो दोनों के लिए वर्क डन क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो है नीचे वाला जो है, उसका एरिया क्या आएगा, उसके नीचे का एरिया आएगा वॉल्यूम एक्सिस पर, यही ना, वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया जो आएगा वो इतना ही आएगा, यही ना। लेकिन ये जो है रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल का देखो ये एरिया आएगा, लेकिन रिवर्सिबल का एरिया क्या आएगा, देखो ये एक्स्ट्रा, ये ऊपर वाला इतना आया एक्स्ट्रा, ये उसके अंदर ये टोटल आएगा ना, ये नीचे वॉल्यूम एक्सिस पर। तो ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है, ये ऊपर वाला ये जो गैप है, तो वो एक्स्ट्रा है किस में, रिवर्सिबल में। इसका मतलब रिवर्सिबल का क्या होगा, वर्क डन ज्यादा होगा, समझ में आया। तो रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का को पहले डिफाइन करते हैं। इट इज अ जनरल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय PV x इक्वल टू कांस्टेंट। अब बोलोगे कि ये कौन सा, फिर ये जो है अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, PV गामा कांस्टेंट, है ना, एडियाबैटिक के लिए। तो ये उसी से मिलता है, यही ना। वहां पर क्या था, x की जगह गामा था, और उसका वैल्यू क्या होता है, CP/CV। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये है उसी टाइप का PV गामा कांस्टेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो है उसी टाइप का, बस सिर्फ क्या है, वहां पर गामा का वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर क्या है, उसकी जगह x है जो वेरी कर रहा है, समझ में आया। तो पॉलीट्रोपिक का मीनिंग समझ में आ गया। तो ये उसी के जैसा है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एडियाबैटिक उसी के जैसा है, बस डिफरेंस ये है कि x का वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जो वर्क डन हम इस केस में फाइंड करेंगे, जैसा वहां पर गामा के टर्म में जो आया था, यहाँ पर उसकी जगह x लिख देना है, समझ में आया। अब देखो x का अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू है तो फिर वो ये जो है केस डिफरेंट आएगा, ठीक है। अगर x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है तो उस पर डिपेंड करता है कि कोई पार्टिकुलर प्रोसेस को बिलोंग तो नहीं करना है, समझ में आया। कि अगर x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है तो वो भी चेक करना है कि कोई पार्टिकुलर प्रोसेस को बिलोंग कर रहा है क्या वो। अगर किसी प्रोसेस को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो जनरल प्रोसेस है, ठीक है। हमने मान लिया है x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू, जैसे मान लो x इक्वल टू अगर 1 है, तो देखो तो x इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। x इक्वल टू 1 रखो ना, तो PV इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो बताओ ये जो है PV इक्वल टू कांस्टेंट मींस k, एक ही बात है। तो बताओ
इसका जो वैल्यू आएगा पी इक्वल टू के, ये कोई पार्टिकुलर याद है कोई तुमको प्रोसेस जिसमें पी इक्वल टू के होता है? पी इक्वल टू कांस्टेंट किस प्रोसेस में होता है, याद नहीं है? आइसोथर्मल में। पीवी कांस्टेंट मींस क्या? एनआरटी कांस्टेंट। तो ये होगा क्या, ये आएगा आइसोथर्मल के लिए, राइट? तो ये आएगा आइसोथर्मल। चलो इसका इसका इसमें बताओ x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? इस केस में x अगर 0 होगा तो ये टर्म क्या होगा? x अगर 0 होगा तो ये क्या होगा? 1। तो यहाँ प्रेशर बचेगा, तो इसका मतलब प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोबारिक। यही ना, प्रेशर कांस्टेंट क्या होता था? प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो देखो ये जो है स्पेशल केस है, ठीक है? x का वैल्यू हमने रख दिया है पार्टिकुलर, तो ये दोनों स्पेशल केस है, उस केस में इसका नाम चेंज हो जा रहा है, ठीक है? तो ये है आइसोबारिक, राइट? अब उसका बताओ, अगर x की जगह हमने गामा रखा तो उसी का नाम हम लोग बोलते हैं क्या? एडियाबेटिक। क्लियर है? तो अगर x इक्वल टू गामा है तो इसका मतलब पी भी गामा कांस्टेंट होगा। तो पी भी गामा कांस्टेंट मींस क्या? एडियाबेटिक। इसमें बताओ अगर x इन्फिनिटिव रहे तो क्या होगा इस केस में? तो x अगर इन्फिनिटिव होगा तो वॉल्यूम होगा कांस्टेंट। लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? तुमने आंसर कैसे लाया? ऐसा तो दिमाग ही लगाया ना कि यहाँ पर x 0 है तो प्रेशर हो गया कांस्टेंट, और यहाँ पर x है इनफाइनाइट तो इसका रिवर्स केस है तो वॉल्यूम कर देते हैं कांस्टेंट। ऐसा नहीं है ना? तो सवाल है फिर कैसे तुमने सोचा कि इस केस में वॉल्यूम होगा कांस्टेंट? अब देखो ग्राफ हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, तो उससे तो इजीली सोच सकते हो, बट अभी हम मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आंसर तो सही है कि वॉल्यूम होगा कांस्टेंट इस केस में, बट कैसे? तो देखो क्या करेंगे, इस केस में क्या है, इस केस में x 0 था तो ये टर्म हो गया क्या? v टू द पावर 0 मीन्स 1। तो तुमको क्या करना है, अभी ये x इक्वल टू क्या है? x है अभी इनफाइनाइट, तो तुमको क्या करना है, x को चेंज करना है ऐसे जिससे कि 1/x टर्म है, ठीक है? पावर में 1/x है तो क्या करोगे, और 1/x जो आएगा और x है इनफाइनाइट तो 1/x का वैल्यू क्या आएगा? 0, यही ना? तो क्या करेंगे, पी भी x कांस्टेंट है, यही ना? तो क्या करेंगे, पी भी x कांस्टेंट है तो पी वी एक्स दोनों साइड क्या करो, 1/x मीन्स पावर में ये हमने क्या किया, 1/x रख दिया तो क्या होगा, यहां पर भी होगा k टू द पावर 1/x। अब देखो ये क्या हो जाएगा, p 1/x और यहाँ v x इंटू 1/x, तो ये क्या होगा, ये 1 इक्वल टू ये क्या होगा, k 1/x। अब देखो x है अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटिव को, तो x अगर इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, ये p 1/x, या डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/x जो होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये v और इक्वल टू ये क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। अगर तुमने इसका वैल्यू रख भी दिया ना यहाँ तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो k टू द पावर 0 मीन्स 1 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो इसको या तो 1 लिखो या कांस्टेंट लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नया कांस्टेंट मान लो है, ठीक है? तो वैसे भी हम जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट है तो इसका पावर हम रखेंगे कुछ भी तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आया, कांस्टेंट आया, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है? अब चलो अब आते हम ये ग्राफ पर, ठीक है? इसको मिटा दें, ये तो समझ आ गया ना, नहीं तो इसको बाद में लिख लेना। तो ग्राफ में देखो अब क्या करेंगे, ये अभी हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एडियाबेटिक में क्या था, एडियाबेटिक में था पीवी गामा कांस्टेंट, यही था ना? तो उस केस में हमने उसको इसका जो है स्लोप भी ये लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे कि dp/dv जो है इसका स्लोप कैसे आ रहा था, इसको डिफरेंशिएट करके, तो वो हम मान के चलते हैं, तुमको याद है, ठीक है? तो इसका वैल्यू क्या था, अगर ये एडियाबेटिक केस है, अगर ये एडियाबेटिक है तो फिर ये था क्या, माइनस गामा इंटू p/v। तो इसको अगर हम ये जनरल टर्म x अगर हम यहाँ रखें तो क्या होगा, अगर जनरल टर्म यहाँ x रखे तो जहां जहां गामा था वहां पर क्या आएगा, गामा की जगह x आ जाएगा, तो ये होगा क्या, माइनस x इंटू p/v, यही ना होगा?
माइनस एक्स इंटू पी बाई वी, ठीक है। तो अब देखो ये अगर ऐसा रहा तो इफ पी वी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहा तो ये होगा स्लोप, क्लियर। अब देखो हाँ इस केस में वर्क डन क्या होगा, याद करो एडियाबेटिक में वर्क डन क्या था, एन आर डेल्टा टी बाई गामा माइनस वन, यही ना। तो जहां पर गामा है वहां पर एक्स रख दो, तो ये क्या होगा एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन होगा, क्लियर। अब देखो अब ये ग्राफ पर आओ, अब इसमें देखो इसमें जो है ये सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है प्रेशर कांस्टेंट, ये पीवी ग्राफ है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट जो है ये वाला केस है, तो इसका मतलब x क्या होगा, इसमें x होगा 0, ये ना, ये आइसोबारिक का केस है ना प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है ये वाला x इक्वल टू अगर 1 है तो पीवी कांस्टेंट, तो वो क्या है आइसोथर्मल, यही ना, या स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ में, पीवी कांस्टेंट, है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, v को इधर लो के बाई वी, तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। तो पीवी ग्राफ कैसा आता है बॉयल्स लॉ में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही ना। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट वैसा है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट वैसा है, तो इसको हम मान के चलते हैं ये है x इक्वल टू 1 वाला केस, ठीक है। ये अप्रोक्स मान लो इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिखता तो नहीं एग्जैक्ट बट अप्रोक्स मान लो, ठीक है। तो ये जो है ये समझ में आया, x इक्वल टू 1 होगा कौन सा केस, पीवी इक्वल टू ये कांस्टेंट, तो ये आइसोथर्मल का केस है, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है x इक्वल टू गैमा। अब बोलोगे तुम ऐसा क्यों, ये जो है ये गैमा का वैल्यू क्या होता है सीपी बाई सीवी, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या था आर, ये था ना। तो देखो सीपी ज्यादा होगा सीवी से, और गैमा क्या होता है, गैमा होता है सीपी बाई सीवी, तो ये होता है सीपी बाई सीवी, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू क्या आएगा, सीपी अगर बड़ा है सीवी से तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये जो आएगा ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और हम बाद में पढ़ेंगे अभी इसके बारे में डिटेल, ये जो है गैमा के बारे में, मोनो एटॉमिक डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो उस केस में देखेंगे कि ये वैल्यू जो है 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये जो है ये वाला केस जो है x इक्वल टू क्या है, ये एडियाबेटिक का क्या ग्राफ है। और हम लास्ट लेक्चर में पढ़ भी लिए थे, लास्ट लेक्चर में तुमको याद हो कि ग्राफ जो हम पढ़े थे पीवी ग्राफ, तो याद करो पीवी ग्राफ में कैसा था, ये था आइसोथर्मल ग्राफ कैसा था, ये ऊपर था और नीचे था एडियाबेटिक। तो देखो यहां से भी ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, तो ये ऊपर है और ये एडियाबेटिक का ग्राफ नीचे है, तो ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, ठीक है। इसको प्रूफ भी किए थे ऐसा क्यों हो रहा था, ये सब हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये x इक्वल टू क्या होगा, ये x इक्वल टू गैमा मीन्स ये जो है ये है एडियाबेटिक का केस, ठीक है, ये वाला। अब आते हैं हम लोग इस पर कि ये नेक्स्ट इसका वैल्यू बताओ, ये होगा। अभी देखो इसके बाद डायरेक्टली ये x इक्वल टू इन्फिनिटी मत कर लो, x का वैल्यू थोड़ा सा और ज्यादा होगा इस केस में। तो मान लो x इक्वल टू है कुछ भी 2 3 4, मान लेते हैं हम x इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगर x इक्वल टू 4 लिए या 5 लिए तो थोड़ा और नीचे जाएगा, थोड़ा और नीचे जाएगा, यही ना। अब सबका तो नहीं दिखा सकते ना, सबका नहीं दिखा सकते, तो x इक्वल टू अगर 4 लिए 5 लिए 6 लिए तो ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा। अब अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट लिए, ठीक है, x इक्वल टू अगर इनफाइनाइट लिए तो बताओ x इक्वल टू इनफाइनाइट में लेंगे तो क्या होगा, x अगर इक्वल टू इनफाइनाइट लेंगे तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से भी हम सोच सकते हैं, मतलब यहां तो दिख ही रहा है ना, यहां पर डिराइव किए हैं, लेकिन यहां पर भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो यहां भी हम सोच सकते हैं कैसे। यहां पर देखो ये जो है ये ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, लेकिन अगर x इक्वल टू हम इनफाइनाइट लिए तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आते 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 ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि x अगर इनफाइनाइट होगा तो ये है x इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जो है ये इसमें क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है आइसोकोरिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से भी हम लॉजिक से जो है यहाँ से भी हम सोच सकते हैं, और ये तो मैथमेटिकली ये जो है मैथमेटिकली हम इसको डिराइव करके ये हम सोच सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, और ये इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में प्रूफ किए थे, तो वो था एडियाबेटिक के लिए, और अभी ये जो है वहाँ गैमा की जगह x है, क्लियर।
तो अब क्वेश्चन है कि कितने प्रोसेस है थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में कितने कितने प्रोसेस है। हमने तो कुछ पार्टिकुलर पढ़ा था, जैसे आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, तो ये सब पढ़े थे, आइसोकोरिक और साइक्लिक, ये सब पढ़े थे। तो सवाल है कि कितने प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पर देखो, एक्स का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यही ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। हम लोग कुछ पार्टिकुलर केस पढ़ते हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ पर अब आगे हम इसको मिटाए। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एच एंड डेल्टा एन जी के बीच में क्या है रिलेशन, ठीक है, इसको पढ़ना है अपने को। तो बताओ ये डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज, यही ना, चेंज इन इंथैल्पी। तो डेल्टा एच जो है हमने पहले ही बोला था, एच जो है, एच कैसे डिफाइन था, याद है या भूल गया। हमने बोला था उसको कभी नहीं भूलना है। एच का मैथमेटिकली डिफिनेशन क्या था, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, याद है, ये था ना। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, यू या ई एक ही बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू प्लस एनआरटी लिख सकते हैं, ठीक है, यू प्लस एनआरटी। अब देखो डेल्टा एच अगर हम लिए तो ये क्या होगा, ये डेल्टा यू होगा। और हम इसके लिए क्या लिखते थे, इसके लिए लिखते थे एनआर डेल्टा टी, यही ना, अभी तक तो यही करते आ रहे हैं। लेकिन अभी अभी जो है, एक बात बताओ, पहले हम लोग जो ये करते थे एनआर डेल्टा टी, तो पहले हम लेते थे डेल्टा एच इक्वल टू, ये अगर यू है तो डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी, यही ना। तो ऐसा करते थे एनआर डेल्टा टी, बस इतना ही करते थे। लेकिन ये बताओ कि अगर मान लो y इक्वल टू क्या है, ये x इंटू, या मान लो z इक्वल टू एक्स वाई है, तो dz क्या होगा, x dy प्लस y dx, यही ना होगा। एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे और एक बार इसको, ठीक है। अब यहां पर हम जो है, यहां पर एक ही टर्म यूज कर रहे थे पहले, दूसरा टर्म क्यों नहीं यूज कर रहे थे। तुम बोलोगे यहाँ तो तीन तीन टर्म है तो तीन बार यूज होना चाहिए, तीन बार ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लो z भी होता तो एक बार और लिखते, तीनों का वेरिएबल होता तो ऐसा जो है, ऐसा कब लिखेंगे जब दोनों वेरिएबल है, यहाँ x और y दोनों वेरिएबल है तब ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, इस अभी तक जो है, अभी तक हम लोग ये एनआर डेल्टा टी यूज करते थे। तो वहां पर क्या था, अभी तक जो पढ़े हम उसमें क्या था कि n जो है मोल, अभी तक जो पढ़े थे उसमें फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, जो भी पढ़ रहे थे वो, उस केस में क्या था, गैस का मास फिक्स था, है ना, गैस फिक्स था। मीन्स अगर गैस का मास फिक्स है तो इसका मतलब गैस का मोल भी फिक्स है, तो ये कांस्टेंट था। और आर तो होता ही है कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट था, इसलिए हम आगे कुछ नहीं लिखते थे। क्लियर, तो ये तो समझ में आ गया। तो आगे कुछ भी नहीं लिखते थे। जैसे मान लो अगर y इक्वल टू, अगर ये 5x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx जो लिखते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये 5 इंटू 2 और x पर पावर कितना 2 माइनस 1, है ना। तो ये 5 जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहता है। तो इस केस में r कांस्टेंट है, और अभी तक जो पढ़े हैं इस ये पहले, उस टाइम n भी कांस्टेंट रहता था। तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट, तो सिर्फ डेल्टा टी लेते थे। लेकिन अब जो पढ़ेंगे उसमें क्या है, n वेरिएबल है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ते थे उसमें n कांस्टेंट था, मोल अगर कांस्टेंट था तब तो ठीक है, ये तब तो जो है ऐसा लिख रहे हो तो सही है। लेकिन अगर मोल भी वेरिएबल हुआ, अब कोई सोचेगा कि r भी वेरिएबल हुआ, तो r वेरिएबल होता ही नहीं, r कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें n टर्म है और t टर्म, वही दोनों में पॉसिबिलिटी है वेरिएबल होने का। तो अगर ये n कांस्टेंट है तब तो ठीक है, तब तो ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर n भी वेरिएबल हुआ, ठीक है, अब बोलोगे तुम ऐसा कब होगा, तो हम देखेंगे अभी एग्जांपल। तो अगर n भी वेरिएबल हुआ तो क्या करेंगे हम, ये क्या लिखेंगे, r तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा ना, तो इस केस में लिखेंगे डेल्टा n आर टी, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ तो हेडलाइन में जो है लिखे थे डेल्टा एन जी, यहाँ पर सिर्फ डेल्टा एन लिखे, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये जी मतलब जी फॉर गैस, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो पढ़ रहे हैं अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, यही ना। तो इसका मतलब ये जो होगा, और ये पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये गैस का इक्वेशन है आइडियल गैस का, है ना। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एन है ये किसका है, गैस का मोल है। तो यहाँ पर गैस लिख दो, समझ में आ गया, ठीक है।
ये इसको मिटा दें, ये तो इसको समझाने के लिए हमने बताया था, ठीक है। ये सब तो मैथ वाले स्टूडेंट को के लिए तो ये सब कॉमन है। चलो अब आते हैं हम, अभी देखो, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, ठीक है, इससे पहले मोल कांस्टेंट करते थे, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो बताओ क्या होगा। अगर मोल कांस्टेंट होता तो ये टर्म जीरो होता, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, ये टर्म जीरो होगा, यही ना। तो ये टर्म जीरो होगा, तो बताओ डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल्टा एच जो होगा ये क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये टर्म जीरो, तो सिर्फ ये टर्म रहेगा, तो डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, ये टर्म जीरो हो गया। क्लियर। तो ये जो है इसको तुमको याद रखना है। वैसे ये अगर तुमको याद है तो ये तो खुद से भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा एन जी का लिखने का मीनिंग ये है कि सिर्फ गैस के लिए है वो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देंगे हम, तो उससे तुमको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कब है, ऐसा नहीं कि ये इक्वेशन जो है हमेशा यूज करना है, हर जगह यही इक्वेशन फॉलो करना है। ये कब है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर ये टर्म भी इसमें जो है ये टर्म भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये टर्म भी इसमें ऐड हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म इसमें ऐड नहीं होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन तुमको कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन तुमको कैसे भी पूछे, तुमको ये याद है तो इससे हम ये डिराइव कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फिर कुछ भी पूछे तुम इससे मतलब इससे रिलेटेड तो तुम आंसर कर सकते हो। क्लियर। चलो इसको यहां तक क्लियर है ना। अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो उससे सब क्लियर हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन, ये है क्वेश्चन, इसको पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है ना। ठीक है, चलो क्या आंसर, क्या है आंसर, बी या सी। बी। किसी का आंसर आ रहा है सी, किसी का ए भी आया है, डी नहीं आया क्या किसी का। तो इसका आंसर है क्या, देखते हैं अभी। अब देखो इसमें इसमें क्या बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अगर यहां पर देखो रिएक्शन हो रहा है, यही ना। गैस अगर सेम होता, अगर गैस सेम होता और गैस में कुछ चेंजिंग नहीं आता तो गैस का जितना मोल है उतना ही होता। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो इंथैल्पी के चेंज के इक्वल होता। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है ये क्लोज कंटेनर में, तो पहले क्या था, पहले था ये बैलेंस है ना, बैलेंस किया हुआ है ऑलरेडी। पहले 1 और ये 0.5 हाफ है ना, तो पहले 1.5 टोटल था गैस जो है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बन रहा है कितना 1। इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है टोटल। तो गैस का मोल डिक्रीज हो रहा है आफ्टर द रिएक्शन, तो गैस के मोल में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं कर देना है कि चेंज इन इंथैल्पी और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी सेम होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, सही बात है, बट गैस का मोल भी चेंज हो रहा है। गैस अगर कांस्टेंट होता तब होता है ये इक्वल। तो क्या करेंगे फिर इस केस में, अब देखो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ये भी देखना है। तो गैस का मोल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पर, ये 1 और इससे पहले था ये 1 प्लस हाफ 1.5, तो डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी है 1 माइनस 1.5, तो ये क्या है माइनस 0.5। तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि वो ज्यादा होगा या कम होगा, यही ना। तो डेल्टा एन जी 0.5, ये माइनस 0.5 आया, तो क्या होगा डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू लिखो या डेल्टा ई लिखो एक ही बात है। तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही ना। तो गैस का मोल यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए ये एन आर डेल्टा टी, ये एन आर डेल्टा टी टर्म जो है ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट ये टर्म जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस टर्म का वैल्यू हम कुछ ना कुछ तो आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा एन जी है निगेटिव, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा, माइनस नहीं तो लिखना है तो लिख लो, ये क्या आएगा डेल्टा ई माइनस 0.5 आर टी, ठीक है। तो क्या होगा डेल्टा एच जो है देखो, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, और इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब क्या डेल्टा ई से कम होगा डेल्टा एच, तो आंसर इज बी, ठीक है। समझ में आया, लिख लो इसको।
चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो। ये दोनों क्वेश्चन है नीट का प्रीवियस ईयर का, और ये थर्ड है जेई मेंस का, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आ गया आंसर? इसका इसका क्या होगा आंसर? बी। और इसका बी। और थर्ड का डी। इसका आंसर तो बी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन है कि कैसे आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा है, एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही ना। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा एन जी जो है इस रिएक्शन में देखो, डेल्टा एन जी अब अगर डेल्टा एन जी अगर जीरो होगा तभी होगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, यही ना। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई होने का क्या मतलब है, डेल्टा एन जी आर टी जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब डेल्टा एन जी जीरो कब होगा, जब प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट दोनों ही केस में नंबर ऑफ गैस जो मोल है वो सेम होगा, यही ना। तो डेल्टा एन जी जीरो किस में है, इसमें देखो प्रोडक्ट में है कितना 2 और ये रिएक्टेंट में कितना है 3, तो डेल्टा एन जी जीरो नहीं है। इसमें 2 और इधर भी 1 और 1 2, तो इस केस में जीरो है, ठीक है। इस दोनों में ये डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन जी इसमें बी के केस में डेल्टा एन जी जीरो होगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई, ठीक है। चलो इसका आंसर तो आ गया। इसका क्या बोले हो, बी, ठीक है। इसका बी बोले हो ना, आंसर इसका बी नहीं है। इसका क्या बोले हो, डी। कभी कभी नीट में भी क्वेश्चन जेई मेन से डिफिकल्ट रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि नीट के सारे क्वेश्चन इजी होते हैं और जेई के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ में आया? तो ये जो है इसका आंसर बी नहीं होगा, आंसर इज सी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अब देखो इसमें ये जो है इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अब देखो एडियाबेटिक कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्यू तो जीरो होना ही है, एडियाबेटिक के केस में क्यू क्या होगा, जीरो होगा, हीट में चेंजिंग जीरो। तो बी ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एडियाबेटिक का कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए, सी और डी में से ही एक होना था, ठीक है। तो ए, सी, डी में से ही एक होना था। तो अब देखो Q जीरो है इस तीनों में। अब वर्क डन की बात है, फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन है ना, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो वर्क डन जीरो इस दोनों में है, तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए और सी में से कौन सा होगा, तो देखो डेल्टा टी इसमें है नॉट इक्वल टू जीरो और इसमें है जीरो। अब एक बात बताओ, तुमने हीट दिया नहीं है, क्यू जीरो है ना, हीट दिया नहीं है या हीट इवॉल्व भी नहीं हुआ है सिस्टम से, हीट में चेंजिंग जीरो है ना। तो जब हीट में कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ और वर्क भी नहीं हुआ है, सिस्टम ने कोई वर्क भी नहीं किया है और उससे हीट में भी चेंजिंग नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज होगा? समझ में आया बात? या तो सिस्टम में कोई वर्क हो या फिर हीट में चेंजिंग हो, तभी टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा। जैसा एक क्वेश्चन था, अब ये होमवर्क में जो दिए थे, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 था शायद, उसमें क्या था, आंसर था एडियाबेटिक कंप्रेशन, याद है ना। तो वो जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन जो आंसर आ रहा था जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन था कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो किस में कौन सा होगा वो ऑप्शन। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टीवी गामा -1 कांस्टेंट, राइट। तो उस केस में देखो, वैसे क्वेश्चन को कभी कभी अगर टाइम कम रहता है और मान लो तुम्हारे माइंड में जो है ये चीज नहीं आ रहा है कि इसको डिराइव करके कैसे सोल्व करे, और क्वेश्चन इजी है, तो थोड़ा लॉजिक से भी उसको वैसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। उसमें दो ऑप्शन था, कैसा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल ये एक था आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरा था कंप्रेशन, यही ना। तो आइसोथर्मल का केस तो उसमें था ही नहीं, आंसर ही नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर बोला था इंक्रीज करेगा। तो दो ही ऑप्शन बच रहे थे, एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक ये एक्सपेंशन, यही ना। तो उस दोनों में से एक ऑप्शन हमको चूज करना था। अब मान लो टाइम नहीं है कि डिराइव करे, या टीवी गामा -1 जो है वो अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है और या तुम्हारा माइंड वहां नहीं जा रहा है उस टाइम, लास्ट में कभी कभी होता है क्वेश्चन टाइम लास्ट हो रहा है और तुमको टाइम मतलब लास्ट में तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो उस टाइम जो है थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो कोई आंसर लॉजिक से भी आ जाता है। दो ऑप्शन तो तुम्हारा चला गया था, ठीक है, आइसोथर्मल वाला, तो दो में से तुमको चूज करना था। तो हमको पता है
अगर हम एडियाबेटिक का केस ले रहे हैं तो हीट बाहर से दिया ही नहीं है, ठीक है, हीट बाहर से दिया नहीं है, फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे इसमें ये हवा भरते हैं ना पंप से, तो उस केस में हीट जो है बाहर से तो हम नहीं दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं क्या बाहर से? हीट बाहर से नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये जो है प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यही ना? तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब वो कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जिस रेशियो में कंप्रेस कर रहे थे उस रेशियो में वो क्या कहते हैं, हम वॉल्यूम को जो डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो प्रेशर को जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहे थे उस रेशियो में वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो पा रहा था, यही है ना? हम ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं तो उस रेशियो में वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए ना, बट उस रेशियो में वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो पाता है। तो कुछ जो है ये जो तुम वर्क कर रहे हो वो हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब हम हवा भरते हैं तो उसमें उस टाइम कोई हीट तो नहीं दे रहे हैं, तो नीचे जो है हमको पता है कि पंप जो है नीचे गर्म हो जाता है, क्योंकि हमने जो वर्क किया है वो कुछ वर्क ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, समझ में आया? लेकिन तुम मान लो हीट भी नहीं दे रहे हो, तुम कुछ हीट भी नहीं दे रहे हो या हीट इवॉल्व भी नहीं हो रहा है और तुम कोई वर्क भी नहीं कर रहे हो, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा क्या? समझ में आया? तो इस लॉजिक से भी उस आंसर को हम सॉल्व कर सकते थे, टाइम अगर बहुत कम है तो, क्योंकि हमको पता है एडियाबेटिक का ही आंसर होगा, या तो कंप्रेशन या ये एक्सपेंशन। तो हम कंप्रेस करेंगे, जैसे पंप के केस में कंप्रेस करते हैं तो तभी वो ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है? तो उससे उस आंसर को हम हैंडल कर सकते थे, ठीक है? यहाँ पर हमने वर्क ही नहीं किया है, तो वर्क ही नहीं किया है तो, और हीट भी नहीं दिए है, या तो हीट दिए नहीं है या हीट इवॉल्व भी नहीं हुआ है, मतलब हीट में चेंजिंग कुछ नहीं आया है, तो टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा, समझ में आया? तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो डेल्टा टी 0, ठीक है? तो आंसर विल बी सी, ठीक है? अब देखो इसमें इसका आंसर आ गया ना, इसका आंसर डी होगा। इस क्वेश्चन को जो है इसमें कंफ्यूजन है, अगर तुम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे तो तुमको सारे आंसर सही आएंगे, समझ में आया? सारे नहीं, मतलब ये और ये कौन सा केस है, ए से बी तक जा रहा है किससे, इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय अ रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न टू स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबल पाथ, तो रिवर्सिबल में जा रहा है और इरिवर्सिबल से वापस आ रहा था, तो ये था ग्राफ, रिवर्सिबल का ग्राफ ऐसा था, और वापस आ रहा है कैसे, ये वापस आ रहा है रिटर्न इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल मतलब कैसा, इरिवर्सिबल का ग्राफ था ये ऐसे और ऐसे, यही ना? तो तुमको लगेगा क्या इधर से आया है तो ये 41 कितना है, 40 ना, 40, तो इधर से जाएंगे तो ये तो एरिया तो दिख रहा है, ये लेस इसमें, यही ना? एरिया लेस दिख रहा है, तो तुम्हारा ऑप्शन जो है ए और सी और डी, इस तीनों में से बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि आंसर सी भी लगता है, बट ये क्या वर्क पूछ रहा है क्या? ये जो ग्राफ है किसके लिए, वर्क डन के लिए, यहाँ वर्क नहीं पूछ रहा है, यहाँ इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, और इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन है, यही ना? तो फिर तुम्हारे माइंड में आएगा अगर स्टेट फंक्शन है तो फिर तो दोनों ही पाथ में सेम होगा, तो 40 दिया हुआ है तो आंसर होगा ए, बट आंसर ए भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को तुमको सही से पढ़ना है, समझ में? एग्जाम ये नहीं टेस्ट करता है सिर्फ कि तुमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ये भी टेस्ट करता है कि तुमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा है कि नहीं, तुम्हारा माइंड कंसंट्रेट है कि नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं तुमको अगर सोल्व नहीं हुआ है या लिमिटेड टाइम में सोल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम क्वेश्चन को सही से समझ नहीं रहे हो। क्वेश्चन सिंपल है, क्या पूछ रहा है, इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय अ रिवर्सिबल पाथ, ए से बी तक आ रहा है, ए से बी तक आया इस पाथ, ठीक है? लेकिन ए से बी तक आया उसके बाद क्या बोल रहा है उस पर भी ध्यान दो, बाय रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न टू स्टेट ए बाय इरिवर्सिबल पाथ, फिर वो यहां से फिर वापस भी जाता है, यहां तक आया और फिर वापस चला गया यहाँ, तो इसका मतलब स्टार्टिंग ए और फाइनल भी ए, समझ में? तो ए से स्टार्ट करके फाइनली ए पर ही चला गया, तो फिर चेंजिंग क्या होगा, और इंटरनल एनर्जी है क्या, स्टेट फंक्शन, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर फिर आ गया, तो चेंजिंग 0 ही ना होगा, समझ में? तो आंसर तो सीधा है, ठीक है? आंसर विल बी डी, क्लियर? ये होगा आंसर, ठीक है? चलो इसको लिख लो, ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?